सीख तू फूलों से गाफिल फलसफाए जिंदगी, सीख तू फूलों से गाफिल फलसफाए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। मेरा नाम जगवीर सिंह शरावत है। मैं 1974 बैच का पीसीएस अधिकारी हूँ। यहाँ गाज़ियाबाद में चूँकि मेरा आवास है तो यहाँ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हूँ। मेरा असूल है टेक द लाइफ एज इट कम्स टू यू। ज़िंदगी जिस भी रूप में आपके पास आ रही है आप उसी में उसका आलिंगन कर लें बस, और उस लम्हे को जिए, वरना आप ये भी जन्म गंवाएंगे और अगला भी गंवाएंगे। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। मेरा जन्म 10 मई 1948 को ग्राम एवं ब्लॉक जानी मेरठ में हुआ है। मेरा जो अध्ययन है वो यूपी बोर्ड से मैंने हाई स्कूल किया, मैट्रिकुलेशन CLM इंटर कॉलेज जानी से किया। उसके बाद फिर मैं शहर शिफ्ट कर गया, मेरठ आ गया, और मैंने DN इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा 1965 में पास की, तथा मेरठ से BSc केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में 1967 में और MSc फिजिक्स 1969 में पास की। 1 साल में फिजिक्स का लेक्चरर रहा। फिर हमारे नाना जी का कहना था कि कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, आप नौकरी के चक्कर में नहीं रहिएगा, अभी हमारे या आपके सामने कोई रोटी की समस्या नहीं है। तो फिर मैंने 1972 से 74 तक लगातार मेरठ में रह के और कंपटीशन की तैयारी की। मेरठ कॉलेज मेरठ लाइब्रेरी में मैं लगातार पढ़ता था अपने कंपटीटर साथियों के साथ, और 74 बैच से मैंने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कम्पिटिटिव टेस्ट पास किया। 31 अगस्त 1976 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल नैनीताल में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। 31 मई 2008 को रिटायर हुआ, और 1 जून 2008 को मैंने एज एडिशनल डायरेक्टर सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज ले लिया। जो चार्ज मेरे पास 5 साल रहा, मैं एडिशनल डायरेक्टर रहा उसका। इतने लंबे चौड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बाद मैंने वो 5 साल एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज रहने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया, और मैं अपना पहले से ही 1980 से लोगों को होम्योपैथिक की दवाई मुफ्त देता था। अपना वेव सिटी में होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू कर दिया, और तब से अब तक मैं वहाँ लोगों को मुफ्त दवाइयाँ देता हूँ। मेरा होम्योपैथिक का क्लिनिक वेव सिटी में है, और ये जो है काजीपुरा डासना रोड पर स्थित है, और हम सप्ताह में 6 दिन खुलता है, संडे में बंद रहता है। 3 से 3 PM to 5 PM वहाँ क्लिनिक खोला जाता है और दवाइयाँ दी जाती हैं। मेरे पूज्य पिताजी का नाम श्री धर्म सिंह व मेरी माताजी का नाम श्रीमती ईश्वर कौर था। वो दोनों अब नहीं हैं। मैं जब 11 महीने का था तब अपने नाना के यहाँ मेरी माताजी जो है अपने पिता के यहाँ आई थी, और वहाँ करीब 5-6 महीने रुकी, और उसके बाद मैं नाना के पास ही रह गया। नाना ने मुझे गोद ले लिया, उन्होंने ही पाला पोसा, और उन्हीं का मैं उत्तराधिकारी बना कालांतर में। मेरे नाना जी के कोई मेल इशू नहीं था, मामा नहीं था मेरा। मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी का सबसे पहला इशू था, सबसे पहली औलाद था, तो उन्होंने मुझे गोद लिया। मेरे नाना जी जिन्होंने मुझे गोद लिया, उनका
नाम स्वर्गीय श्री खचेड़ू सिंह एवं मेरी नानी का नाम स्वर्गीय श्रीमती खजानी था। और वो गांव जंगेठी, सरधना रोड, मेरठ के रहने वाले थे। ये कृषक परिवार था, वहीं खेती करते थे। और उनकी तालीम जो है वो 7वीं क्लास पास थे, जिसमें उन्होंने उर्दू और फ़ारसी से दीगर जुबां में तालीम हासिल की थी। और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा, मेहनत और सच्चाई 2 ऐसे गुण हैं कि ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगे, और अगर इन पर आप चलते रहे तो सोपान दर सोपान आप ऊंचाइयों तक ज़िंदगी में नई नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं किसान फैमिली से था और नाना जी बड़े ज़मींदारों में से एक थे, तो लोग उनसे ये कहते थे कि आप इस बच्चे को मैट्रिकुलेट के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ से चला जाएगा गांव छोड़ के, ज़मीन वगैरह बेच के। तो वो एक ही बात कहते थे कि लोग दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं और फिर उसे अपने मकसद से लेते हैं, उससे खेती कराते हैं, काम संभलवाते हैं। वो जो है, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये मेरी भूमि का प्रबंधन करेगा, ज़मीन चलाएगा। उनका एक ही कहना था कि आदमी को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। सबसे जो उनकी महत्वपूर्ण बात थी वो मुझे लगी, वो ये थी कि मैं MSc फिज़िक्स करने के बाद 1969 में अपने गांव जंगेठी वापस लौटा। तो हमारे नाना जी ने कहा कि बेटा, यहाँ क्या करना है MSc करने के बाद? तो मैंने कहा पिताजी, अब अपना खेती संभालूँगा। कहने लगे नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आपके कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे अपने प्रोफेसर से मिलवाओ। तो वो मेरठ कॉलेज मेरठ आए और मेरे प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे सक्सेना, उनसे मिले। उसने कहा साहब, मैं अपने बेटे को तालीम के लिए अब बाहर भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं? कहने लगे मुझे मेरे वालिद ने तालीम नहीं दी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को कभी ये एहसास न हो कि उसके पिता ने उसको अच्छी तालीम नहीं दी है। तो जो बैनुल अक़वामी लेवल की तालीम है वो मेरे बच्चे को मिले। प्रोफेसर सक्सेना ने कहा कि बाबा, इंग्लैंड में अब इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। आपके बेटे के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये रिसर्च वर्क में जाए PhD में, और या फिर मुकाबले के इम्तिहान में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे कलेक्टरी कमिश्नरी के। तो उसने कहा अब चुनना आपको है। तो उन्होंने मुझसे आके गांव में कहा कि वापस जाओ और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करो, और जब अफसर बन जाओ तभी गांव में आना। मुझे सैलरी भेजते रहते थे, मेरा खर्चा वगैरह, और मैं महीने में एक बार अपने नाना नानी का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने जाता था। और करीब 3 साल मुझे लगे उस मेहनत के दौरान। 1974 बैच से मैंने PCS का इम्तिहान पास किया और मैं जॉब पर गया। तो उनकी वजह से मैं तालीम में और तालीम के बाद जो है प्रोफेशनल कैरियर में मुझे जो है रास्ता बनाने की, जगह बनाने की प्रेरणा मिली और मैं कामयाब हुआ। मेरी नानी का स्कूलिंग नहीं हुआ था, मगर वो बहुत ही निपुण गृहिणी थी और घर के प्रबंधन में एक अच्छे अर्थशास्त्री की तरह से वो अपने घर का संचालन करती थी और उन्हीं की वजह से घर में सुख समृद्धि थी। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा, आपको ज़िंदगी में आगे जब बढ़ना है वो आप तभी बढ़ सकते हैं जब जो भी आपके पीयर्स हैं, साथी हैं, समकक्ष वो हैं, उनमें आप सबसे आगे पढ़ाई लिखाई में, सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा मुखर और सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, तभी आप अपना स्थान समाज में बना पाएंगे। आने वाला टाइम बहुत ही कम्पिटिटिव है, इसमें आम आदमी की तरह से आप गुजर बसर नहीं कर पाएंगे। हम इन ऑल जो है 5 भाई और 1 बहन है। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और मुझसे छोटे भाई का नाम जगपाल सिंह सिरोही, उनसे छोटे वाले भाई का नाम सतबीर सिंह सिरोही, उनसे छोटे वाले भाई का नाम जो है उदयन सिरोही, तथा सबसे छोटा भाई जो मेरा उसका नाम
कृष्ण सिरोही। मेरी एक बहन है जिसका नाम सुनीता है और वो लखनऊ में इस समय शादी के बाद रह रही है। हाँ, जो मेरी मौसियाँ थी उनसे मेरे सगी बहनों से भी ज़्यादा संबंध थे। अब उनमें से एक की उम्र 96 साल है, एक की 93 साल है। अभी भी रेगुलर आना जाना उनके पास, उनसे मेरा बॉन्डिंग लगातार है। जो एक मेरे नाना को फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था, वो सब काम मैं आज तक कर रहा हूँ और वो मुझसे पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। मेरी शादी 20 अप्रैल 1978 को हुई। मेरी पत्नी का नाम सविता है और वो मोदी नगर की रहने वाली है। मोदी नगर मेरी ससुराल है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी ऋचा है और उन्होंने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। उनकी शादी मैंने श्री युवराज सिंह के साथ की। ऋचा की शादी 1998 में हुई और उनके 2 बच्चे हैं, रिद्म और रौनिक। मेरी छोटी बेटी जो है उसका नाम रितु है। उसने बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद MBA उन्होंने ऑक्सफोर्ड से किया फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद वो इंग्लैंड में ही सेटल्ड हैं। वहाँ की नागरिकता है उनके पास और वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स में उनकी गिनती है। डॉक्टर नेचर के नाम से वो अपने प्रोडक्ट जो है यूरोप में सप्लाई करती हैं। तथा उनके पति का नाम पुनीत थामन है। मेरी छोटी बेटी के 3 बच्चे हैं। दोनों बड़े बच्चे लड़के हैं, आर्य और लक्ष्य, तथा सबसे छोटी बच्ची घर में यामी है। तो जो सभी की बहुत, शी इज़ द फोकस ऑफ द आइज ऑफ एवरीबॉडी। मेरी तीसरी संतान बेटा है जिसका नाम अभिनव कुमार है। उसने MIT से BA LLB 5 इयर्स कोर्स किया। उसके बाद 5 साल वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो UK चले गए और वहाँ से उन्होंने एसेक्स यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद UK में ही एक कंपनी में तैनात हैं डायरेक्टर सेल्स के रूप में। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती शीतल धीमान है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले 4 साल से जॉब कर रही हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी पत्नी का ही रहा, क्योंकि नाना नानी जॉब में आने के बाद बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ नहीं रह पाए। वो उम्र दराज थे। जब मैंने MSc किया मेरे नाना की उम्र 82 वर्ष थी, नानी की उम्र 80 साल थी। तो 5 साल बाद मुझे जॉब मिली तो 87-88 में के बाद जो है वो करीब 3-4 साल जिंदा रहे और मैंने उनका पूरा वो किया, ध्यान रखा। उसके बाद जितना भी संघर्ष शुरू हुआ नौकरी का उसमें मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधे मिला खड़ी रही और मुझे उनका पूरा ट्रस्ट हासिल हुआ, जिसकी वजह से मैं लगातार संघर्ष करता रहा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, रात दिन जन कल्याण के कार्यों में लगा रहता था, मगर उनका पूरा मेरे साथ सहयोग बना रहा। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति आने वाली समस्याओं में से 80% के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, चाहे वाणी से हो, कर्म से हो, लोभ से हो या उसकी गलत मंशा हो। तो मैं उन सब चीज़ों से बचा रहा। दूसरी बात ये कि जब भी समस्याएं आई तो मैंने बड़े ही धैर्य से काम लिया और मैं कभी महत्वाकांक्षी नहीं रहा और न कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश की कि चांद और तारों की तमन्ना कभी नहीं की। तो बड़े धीमे धीमे अपनी लाइफ को लिया, बच्चों को टाइम दिया घर पे और वो सारा का सारा काम चलता रहा। जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा, मेरे जो अधीनस्थ थे उनका 101% विश्वास मुझे प्राप्त रहा। तो अधीनस्थों का जो विश्वास था वो मेरे लिए बहुत बड़ा संबल साबित हुआ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे पूज्य नाना जी हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ में लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करता था और मेरठ कॉलेज मेरठ में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई
तो सीधा एक अफवाह फैला कॉलेज में कि ये काम नक्सलपंथियों का है, उन्होंने किया है, और शरावत जो है वो यहाँ नक्सलपंथियों का नेता है जो दिल्ली और एनसीआर में वर्क करता है। तो मेरे खिलाफ़ वारंट जारी हो गए और मुझे जो है पकड़ने के लिए मेरे गांव में पीएसी का एक पूरा ट्रक पुलिस से भर के गया। जब मुझे पता ही नहीं था, जब मैं 7-8 दिन बाद अपने नाना नानी से मिलने गया तो मेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि बेटा एक बात बताइएगा, इतने लोग तो सुल्ताना डाकू को पकड़ने नहीं गए थे जितने लोग दबिश में तुझे पकड़ने आए थे। तैने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया क्या, बैंक डकैती वगैरह, कहीं कोई मर्डर सर्डर? मैंने कहा नहीं काका, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कहने लगे देखिएगा ज़रा सा। तो 1968 के अंदर फैज़ाम इंटर कॉलेज में शेरे कश्मीर जनाब शेख अब्दुल्ला साहब की रिसेप्शन कमेटी का मैं मेंबर था और स्टूडेंट फेडरेशन बुलाई थी। 9 कैंडिडेट थे जिसमें से 8 मेरे मुस्लिम भाई थे, 9 मैं था। वहाँ जब वो जलसा चल रहा था वहाँ कौमी फसाद शुरू हो गया और मेरा साथी था कॉमरेड, उसके घर गया। उसके घर वाले सब परेशान, तो इसको क्यों बुला लाया है यहाँ तो आसपास सब मुस्लिम लीग ही रहते हैं। बहरहाल मैं 7 दिन उनके घर छुप के रहा, पोशीदा उसमें, और वो फिर मुझे बाहर छोड़ कर आए। उसके बाद जो अमन कमेटी बनी, मैं चूँकि रिसेप्शन कमेटी में था और डाइस पर था, तो मुझे रिसेप्शन कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया गया और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने, जब मेरी डिस्ट्रिक्ट जज उस समय मेरठ के अशफाक अली खान थे, उन्होंने जब मेरी गवाही सुनी, मैंने कहा साहब इस तरह का कोई हमारे उससे फंक्शन से प्रयास नहीं किया गया। तो इस बात को उसने जाकर अपनी बेगम से कहा, जज साहब ने। उन्होंने कहा आप उस नौजवान लड़के को हमारे यहाँ एक कप चाय पर बुलाएं। तो मैं 2-3 दिन बाद उनके यहाँ चाय पे गया, बेटे की तरह से मुझे रखा और कहा बेटा तुम हमारे पास आते रहोगे कभी हफ्ता 10 दिन में। तभी ये वाकया हो गया गांधी जी की मूर्ति टूटने का। तो मैं जज साहब के पास दफ्तर में नहीं गया, सीधे उनके घर पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि साहब इसी तरह से मेरे साथ वाकया हुआ है और मेरे नाना जी बहुत बुरी तरह से आहत हैं। तो उन्होंने कहा चिंता ना करो। उन्होंने तभी जो डीआईजी बैठते थे उस समय मेरठ में, अब्बास साहब, उनको फ़ोन किया कि मेरा बेटा है इसी तरह से, जे शरावत एमएससी प्रीवियस का स्टूडेंट है, और उस तरह से कहने लगे आपका बेटा कैसे हो गया? उसने कहा बेटे की तरह से ही है, मेरे पास आता है, बहुत अच्छा लड़का है। कहने लगे ठीक है जी। तो उन्होंने अगले दिन एसएसपी को बुला के उनसे कहा इसमें ठीक से जांच कराओ, ऐसे ही नक्सलपंथी कहने से कोई काम नहीं चलता, लिहाजा 24 आवर्स में मेरा नाम उससे कटा। जब मैं वापस गया ना, और मैंने नाना जी को ये बताया कि इस तरह से मैंने कहा और मेरा नाम कट गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाना जी ने मुझसे एक ही सेंटेंस कहा था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का प्रभाव बदल दिया। उन्होंने कहा बेटा वैसे तो आप तालीम याफ्ता हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मगर एक मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठा लेना कि हमें ये अफसोस हो कि काश ईश्वर हमें भी एक बेटा देता। मैंने लेफ्ट मूवमेंट छोड़ दिया, पॉलिटिक्स छोड़ दी, और फिर मैं एमएससी फाइनल में मेरे 3-4% और नंबर फालतू आए, और फिर मैं कंपटीशन में लगा और कामयाबी हासिल की। और मेरे नाना जी को बड़ा गर्व रहा अपने जीवन पे कि मैंने अपने बच्चे को क्लास 1 ऑफिसर बनाया। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैं तो अबू बैन आदम की मैंने एक पोएम पढ़ी थी हाई स्कूल में, जिसमें ये कहा गया था कि अबू बैन आदम आया उस शायर के घर पे, कोई लिस्ट बना रहा था। उसने कहा क्या कर रहे हो? कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जो ईश्वर को प्यार करते हैं। तो उसने कहा एक इसमें और लिस्ट जोड़ सकते हो क्या? उसने कहा क्या? उसने कहा ऐसे आदमी के रूप में मेरा नाम लिख लीजिएगा जो ईश्वर के बंदों को प्यार करता हो, भगवान के बच्चों को, भगवान को नहीं। तो उसने कहा ठीक है। 1 महीने बाद फिर वही रोशनी आई, वही एंजल आया। अबू बैन आदम ने उससे पूछा कि आज क्या काम कर रहे हैं आप फाइल में?
उसने कहा आज मैं उन लोगों के नाम लाया हूँ जिनको भगवान ने अपना प्यार भेजा है। तो उसने कहा ज़रा सा बताइए कौन है। उसने कहा अबू बैन आदम तुम्हारा फर्स्ट नाम है उस लिस्ट में जिन्हें ईश्वर ने प्यार भेजा है। तो मैं तो खुदा के बंदों को प्यार करता हूँ, मेरी खुदा में कोई आस्था नहीं। एफर्ट, अगेन एफर्ट, एफर्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल सक्सेस। रीडिंग मेरी हॉबी है, उसके अलावा होम्योपैथी ट्रीटमेंट मेरा जुनून है, और मेरा एकमात्र ऑब्सेशन शेर शायरी में मुझे बड़ा दिलचस्पी है। मुख्तलिफ़ शायरों की बहुत सारी गज़लें, नज़म, शेर, शायरी, हर अल्फाज पे मैं आपको 5-7 शेर सुनाऊँ। मुझे बस इसी का जुनून है, इसी नाम से मुझे जाना जाता है। तो जोश मलिहाबादी साहब का एक शेर जो है ज़िंदगी में हर कामयाब आदमी के लिए अमल करने लायक है, अनुकरणीय है। उन्होंने कहा है कि फुगा फारसी का शब्द है, एलास को बोलते हैं कि हाय वो फेल हो गया। तो फुगा हयात का ये हुक्म है मुझ गरीब को, फुगा हयात का ये हुक्म है मुझ गरीब को, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। पुरानी फिल्में देखता था, चौधरी का चांद, वही शांताराम की फिल्में बहुत पसंद करता था। और अदाकारों में नसीरुद्दीन साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, एक्टर जो स्टार नहीं है, सिर्फ एक्टर हैं। मैं रोटरी 2009 में जुड़ा, 8 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, तो ताकि सोसाइटी के टच में रह सकूं, कहीं लोनलीनेस से ना सफ़र कर जाऊं। रोटरी समाज सेवा के कार्यों में रहती है। यहाँ रहते हुए हम गरीब बच्चों की पढ़ाई और सर्दियों में गरीब लोगों को कंबल वगैरह देना, फ्री मेडिकल चेकअप कराना लोगों का। मैंने 2014-15 में मैं प्रेसिडेंट था रोटरी क्लब का, तब मैंने एक रोटरी ब्लड बैंक स्थापित कराया, जिससे कि लोगों को टाइम से ब्लड मिल सके और मुनासिब दामों पर मिल सके, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। अभी भी मैं रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, और रोटरी जो है लोगों के पब्लिक वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम करती है। कई स्कूलों की हमने लाइब्रेरी बनवाई, कई लोगों के स्कूलों के बच्चों को अभी भी हमारा क्लब बुक्स सप्लाई कर रहा, क्लास की क्लास को, जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के स्कूल हैं और गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, तो उसमें उतना काम रोटरी करता है। माई मैसेज टू द यंग जनरेशन इज़ वेरी क्लियर एंड लाउड। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, हेल्प एनी एंड एवरी वन इफ यू कैन, क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एप्रिशिएशन फॉर ईच अदर। जो लोग जहर बोते हैं वो कंद कभी नहीं खाते। तो आने वाली नस्लों के लिए, मेरे बच्चों के लिए पैगाम है कि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए इस समाज को ऐसा छोड़ के जाएं कि वो खुशी खुशी इसमें ज़िंदा रह सके। कोई भी आदमी नफ़रत की फसल बो के सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। तो एकमात्र अगर कोई काम है, तो यहाँ नहीं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सबके लिए ही है, इंग्लैंड तक में यही हाल है कि आपको जो है इंटरफेथ हार्मनी अगर नहीं है, आप लाख खुशहाली के बाद भी आतंक के साए में जी रहे हैं हर समय। आपको ये मालूम ही नहीं है कि जो बच्चा आपका स्कूल गया वो लौट कर घर आएगा भी या नहीं।